अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहे हैं खुश रहे हैं, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। मैं उतारिक नाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं आज फिर। ओल्ड बॉयज आपकी खिदमत में हाजिर है। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं? हाँ, ये तो खैर बहरहाल ये कि कमेंट्स के अच्छा जो लोग एक और कहानी करते हैं, जो लोग सब्सक्राइब करें नीचे कमेंट के जरिए से नाम लिख लें, हम उनका स्पेशली नाम लेंगे। जी आपने हाँ, आपकी मोहब्बतें जो है जाहिर होंगी तो फिर हम भी अपनी मोहब्बतें, वैसे तो खैर मोहब्बतें सब हैं, दिली तमन्ना होती है इंसान जो भी है दुनिया में वो सब खुशियाँ समेटे और उसको खुशियाँ मिलती रहें, क्योंकि ये खुशियाँ जो हैं ये भी एक नेमत के तरीके से 4 दिन की ज़िंदगी है। जी खुशियाँ हंस खेल के गुजार, उसके अंदर हंस खेल के गुजार, लेकिन इतना भी ना हंस सकता है कि वो 4 दिन ही गुजर जाए। और नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तारीख थोड़ा सा इस मामले में ये कि ये रिसर्च भी है, खुश रहने वाला इंसान ज़्यादा टाइम जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप जो है जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, परेशानियाँ ज़िंदगी में होती है, लेकिन परेशानियों को अपने ऊपर लादना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी ज़िंदगी का एक हिस्सा उसको। अच्छा, एक खुश रहने वाला, दूसरा एक्टिव बंदा बिल्कुल, जो एक्टिव रहे, काम करता रहे। सही बात है। बिस्तर पे अगर जो लेट जाता है, वो तो फिर वो जाहिर है कि फिर बिस्तर से ले लेता है। वही वाकई ये तो है कि थकन जब होती है, हम लोग लेटते तो फिर दोबारा उठने का दिल ही नहीं चाहता, मगर जब उठ जाओ ना तो फिर दोबारा से बॉडी जो होती है वो एक्टिव हो जाती है। अगर पड़े रहो तो यार बुखार हो रहा है, ये हो रहा है, तो नए लोग आप दोनों को जानना चाहते हैं, मुझे तो आप जानते हैं, नाम सुना होगा। हाँ, मेरा नाम तो खैर बहरहाल बीच में बताता भी रहा हूँ कुछ वीडियोस में, लेकिन मेरा नाम फरहत है और मैं अपना वैसे एक ट्रेडमार्क रखा हुआ है ओल्ड बॉय, क्योंकि मैं अभी भी अपने आप को बॉय समझता हूँ। हैं भाई, समझता क्यों? क्या बात हुई यार, समझता हूँ यानी कहीं ना कहीं आपके लाशऊर में है कि हाँ, नहीं? वो तो जाहिर है, रियलिटी को तो वो करना चाहिए कि आप अगर मिसाल के तौर से अभी जैसे आप स्टूल पे चढ़ रहे थे तो मैं ये देख के कर रहा था कि यार इससे ज़्यादा तो जल्दी मैं चढ़ जाता। जिस तरह से तो उसको वो संभाल रहे थे, उससे तो मैंने कहा यार तो ओल्ड बॉय। और दूसरी बात ये भी है कि जिस्म के बारे में आपको एक बात अपने तजुर्बे के कहूँ कि जिस्म कहता है तुम मुझे जितना आराम दोगे मैं तुम्हें उतनी तकलीफ दूंगा, और जितना तुम मुझे तकलीफ दोगे मैं उतना तुम्हें आराम दूंगा। तो आप अपनी बॉडी को अपने काम में और स्ट्रगल में वो इस्तेमाल करते रहें तो आपको ज़िंदगी को खुशियाँ भी मिलेंगी और बॉडी भी आपको अपने एक्टिव बिल्कुल। जैसा कि क्या इरादा है, वीडियो की तरफ जाना है या नहीं? हाँ, नहीं वीडियो का बात जब ऑडियंस से बात हो रही होती है तो दिल नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सी बातें, लेकिन ये कि जाहिर है कि ये चीज़ें भी अपनी जगह पर। वीडियो की तरफ भी तो ये आज की वीडियो क्या है, फिर उस पर बात करते हैं। वीडियो देखते हैं पहले, तो चलते हैं वीडियो की जान है। दोस्तों, वीडियो का टाइटल आधा हिंदी में है, व्हाट इफ अंबानी डिस्ट्रीब्यूट ऑल हिज मनी। अच्छा, तो देखते हैं। अच्छा, ये जिस तरह की वीडियो होती है थोड़ी सी यूनिक अलग वीडियोस बनाते हैं, ये नॉलेज इकट्ठी करके और बड़ी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। द मिस्ट्री लैंड चैनल का नाम है। अच्छा, और इनके 8 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। तो बड़ी ही रिसर्च करके बहुत ही मालूमाती वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छा है इनका भी चैनल है। बहुत वैल्यू देते हैं ये, इनकी वीडियोस में भी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। अभी आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से वीडियो बनाते हैं, किस तरह। अच्छा, वॉइस इनकी बड़ी, वॉइस ओवर वाली वीडियो है, वॉइस इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ा अच्छा लगता है इनको सुन के। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लाखों करोड़ों की कमाई से अपना बैंक बैलेंस भरने वाले अमीर बिलियनर्स तो हमारे देश में कई हैं, लेकिन आपने कितनों को ह्यूमैनिटी के लिए पैसा उड़ाते देखा है? अब अगर सलमान खान का बीइंग ह्यूमन और सोनू सूद आपके जहन में है तो बताइए अंबानी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अनंत राधिका की लग्जूरियस प्री वेडिंग में पानी की तरह बरसते पैसे को देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि जनाब के पास इतना पैसा है कि वो किसी देश तक को खरीद सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि इतना पैसा रखने वाला आदमी जब अपनी संपत्ति डोनेट करता होगा तो क्या होगा? अब आप यहाँ कहेंगे कि भला क्यों कोई ऐसा करेगा? ऐसे कई बिजनेसमैन हैं जो ऐसा करते हैं और कईयों ने किया भी है। इसमें अजीम प्रेमजी जैसे डोनर का नाम आता है, लेकिन सोचने वाली बात है कि धड़ल्ले से शादी पर पैसा लुटाने वाले अंबानी क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या वो भारत के गरीब लोगों के लिए ऐसा कर सकते हैं? जरा सोचिए, वो अपनी अरबों की संपत्ति देश के लोगों में बांट दें तो क्या होगा? आखिर आपके हिस्से कितना पैसा आएगा? रिलायंस का क्या होगा और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए जान लेते हैं।
देखिए, 116 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ मुकेश अंबानी का जिक्र दुनिया के सबसे अमीर बिलियनर्स में आता है। ये इनके पैसे की खनक ही है कि भारत की जीडीपी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलायंस ग्रुप का रहता है। पावर सेक्टर से लेकर रिटेल, फाइनेंस, टेलीकॉम, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, पेट्रोकेमिकल और एविएशन जैसे सभी जरूरी सेक्टर में फैलाव होने की वजह से इनकी एस्टैब्लिशमेंट काफी पक्की है। ऐसे में अगर इन सभी सेक्टर की दौलत आवाम पर उड़ा दी जाए तो भाई ये आपके और हमारे लिए बर्बादी का दौर लेकर आएगा। जी हाँ, अगर आप ये ख्याल दिमाग में बैठा चुके हैं कि मुकेश अंबानी का अपनी संपत्ति को बांटना पूरे देश को अमीर और डेवलप्ड बना सकता है, तो ये गलत फहमी हमारे देश को पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी हालत में लाकर खड़ा कर सकती है। बैंकरप्ट देशों की लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल हो सकता है। अब इसके पीछे का लॉजिक नेटवर्थ और पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है। दरअसल ब्लूमबर्ग ने अपनी साल 2015 में एक रिपोर्ट में कहा था कि अगर अंबानी अपनी संपत्ति भारतीय गरीबों में बांटते हैं तो हर किसी के हिस्से तकरीबन $59 यानी 4,503 रुपए ही आएंगे। तब मुकेश अंबानी की नेटवर्थ लगभग $22 बिलियन के करीब थी और हमारे देश की आबादी 132 करोड़ ज्यादा थी। ऐसे में ब्लूमबर्ग ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ये आंकड़ा दिया था, लेकिन हम साल 2024 के आंकड़ों और आबादी पर नजर डालें तो बीते कुछ सालों में न केवल देश की आबादी बढ़ी है, बल्कि धन कुबेर मालिक अंबानी जी ने अपनी संपत्ति को 116.9 बिलियन डॉलर्स के भी पार पहुंचा दिया है। ऐसे में अगर हम आज उनकी संपत्ति को देश के लोगों में बांटने निकले तो भाई 144 करोड़ भारतीयों के हिस्से केवल $85 यानी 7,045 रुपए ही आएंगे। जी हाँ, केवल 7,000 रुपए। इतने पैसे तो शायद आपके घर चलाने के लिए भी पूरे नहीं होंगे। ऐसे में अगर आप सोच रहे थे कि अंबानी की संपत्ति से कुछ भी मिलने पर आप अमीर हो जाएंगे, तो ये सब केवल एक गलत फहमी का गुबार है। जी हाँ, क्योंकि इन पैसों से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा आप गरीब और जॉबलेस ही बन जाएंगे। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 7,000 रुपए भी आसानी से आपके हाथ नहीं आएंगे। इसके पीछे सीधा सा फंडा ये है साहब कि गरीबों में पैसा बांटने से पहले अंबानी को अपने एसेट्स को लिक्विड करने की जरूरत होगी। जाहिर सी बात है कि 116 बिलियन डॉलर्स की मोटी रकम उनके अकाउंट में तो जमा होगी नहीं, ना ही ये कैश में इतने पैसों को अपने घर में रखते होंगे, बल्कि ये पैसे उनकी जमीन, जायदाद और कंपनी की वैल्यूएशन में इन्वेस्टेड होंगे और इन्हें पाने के लिए उन्हें सब कुछ बेचना होगा। जिस नेटवर्थ का जिक्र आप अक्सर सुनते हैं वो इनकी पूरी संपत्ति का वर्थ होती है, जो शेयर्स मार्केट के साथ साथ कई फील्ड्स में इन्वेस्टेड होती है। इसलिए जब अंबानी अपनी संपत्ति को लिक्विडेट करेंगे तो कई बड़े सेक्टर्स की कमर टूट जाएगी, लोगों के पैसे डूबने लगेंगे और सबसे पहली बर्बादी की मार रिलायंस ग्रुप को ही झेलनी पड़ेगी। यहीं पर अब आगे बढ़ने से पहले हम कहना चाहते हैं कि ये वीडियो कोलैबोरेट की गई है दी आर्टेरियम के साथ, जो आपके लिए लेकर आया है रामायणी हनुमान की सुंदर छवि। ये केवल एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि बजरंगबली के साक्षात कलयुगी रूप की मूर्त है। अगर आप भी अपने जीवन में राम नाम की भक्ति का रस घोलना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट को तुरंत अपने घर ले आएं। इसका परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और 10% डिस्काउंट लेने के लिए आप मिस्टी का 10 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए अब कहानी पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, होगा ये कि एसेट्स लिक्विडिटी के लिए मुकेश अंबानी को रिलायंस ग्रुप के अपने सारे शेयर्स बेचने होंगे। ऐसा करते ही वो रिलायंस ग्रुप, जियो और बाकी सभी ब्रांचेस से अपनी मिल्कियत खो देंगे। मतलब जियो रिलायंस का मालिक बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा और पहचान तो ऑफ कोर्स बदल ही जाएगी। और ऐसा होते ही उनके नाम और ब्रांड से चलने वाले रिलायंस शेयर्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। रिलायंस में इन्वेस्टेड बाकी शेयर होल्डर्स का पैसा भी डूबता चला जाएगा और इसके कई सेक्टर्स का बंटाधार हो जाएगा। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के लाखों लोगों को रोजगार देता है। अब जरा सोचिए, इन लोगों का क्या होगा? गरीबों को मिलने वाले 7,000 रुपए तो एक 15 दिनों में खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसका खामियाजा उन कई लाखों लोगों को भुगतना होगा जिनका घर ही अंबानी की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से चलता है। उनके लिए तो कुछ ही दिनों में उनकी दुनिया पलट जाएगी। वो अपने रोजगार से हाथ धो बैठेंगे और लॉन्गर में सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दूं कि रिलायंस ग्रुप की लिक्विडिटी से केवल मुकेश अंबानी ही सड़क पर नहीं आएंगे, बल्कि ऐसे कई रईस इन्वेस्टर्स भी कंगाल हो जाएंगे साहब, जिनके बिजनेस और शेयर्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलायंस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इन लोगों का प्रॉफिट तो छोड़िए, इतना बड़ा नुकसान होगा कि इनकी नेटवर्थ अर्श से फर्श पर आ जाएगी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी को डूबने से बचा भी लिया तो भी मिडिल क्लास के लिए ये डोनेशन एक बड़ा धक्का होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अंबानी की जायदाद से आपको क्या लेना देना, तो जनाब, रिलायंस की बर्बादी अनएम्प्लॉयमेंट के साथ भारत में इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। अब जाहिर सी बात है कि रिलायंस के गिरने का असर रिलायंस पेट्रोल पर भी पड़ेगा, जो भारत की पेट्रोल की डिमांड को पूरा करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में लोगों का सफर करना मुश्किल हो जाएगा।
पेट्रोल के साथ साथ रोजमर्रा की चीजें, फल, सब्जी, आटा, चावल के दाम भी 2 गुना रफ्तार से बढ़ेंगे। भारतीय इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशन के जाल में फंस जाएगी। वहीं गरीबों के लिए एक वक्त का भोजन जुटा पाना भी दुश्वार हो जाएगा। अपने सर्वाइवल के लिए अगर आपने छोटा बिजनेस भी खोल लिया तो उस सेक्टर में कंपटीशन इतना ज्यादा होगा कि मुनाफा कमाना ही मुश्किल हो जाएगा। लोगों के हाथ में पैसा ना होने की वजह से डिमांड और सप्लाई के बीच की खाई को कम करना केवल ख्वाब बन जाएगा। अंबानी के कंगाली बिजनेस सेक्टर की जड़ों को भी पूरी तरह हिला देगी और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट गुजरात और महाराष्ट्र पर पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों राज्यों में रिलायंस की फैक्ट्रीज और हेडक्वार्टर्स हैं। मुंबई को तो देश का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। ऐसे में जाहिर है कि इस पर अफेक्ट होने का मतलब है कि भारत की ओवरऑल इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। साथ ही हमारे देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। दरअसल प्रोडक्ट्स और फूड आइटम्स के दाम बढ़ने से फॉरेन कंट्रीज हमसे माल इंपोर्ट करने के बजाय कम दामों वाले देश की तरफ बढ़ जाएंगे। उदाहरण के तौर पर भारत चावल और चाय का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। अब ऐसे में इनके दाम बढ़ने से जाहिर है कि ट्रेडिंग कंट्रीज थाईलैंड और वियतनाम से चावल इंपोर्ट करने लगेंगे। इससे भारत का ग्लोबल ट्रेड नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा और हमारी इकोनॉमी में आई इस हाइपर इन्फ्लेशन का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। विदेशों के लिए भी सभी प्रोडक्ट्स ऑल्टरनेटिव कंट्रीज से खरीदना आसान नहीं होगा। जिस क्षेत्र में भारत नंबर 1 प्रोड्यूसर है वहां उसे कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा और नतीजा ये होगा कि अपनी डिमांड पूरी करने के लिए उन्हें भारत से सामान इंपोर्ट करना होगा, नहीं तो ग्लोबली प्रोडक्ट की शॉर्टेज का सामना करना होगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों की भलाई और एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए उठाया गया कदम कैसे एक बड़ा ब्लंडर साबित हो जाएगा। अच्छे खासे एक्सपीरियंस और शार्प ब्रेन के चलते शायद अंबानी तो अपने एम्पायर को दोबारा खड़ा कर लेंगे, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट से गरीब और मिडिल क्लास भी गरीब की लाइन में खड़ा हो जाएगा। डोनेशन के इस तूफान के असर से रिलायंस ग्रुप भी कुछ समय बाद सस्टेन कर जाएगा। बस उसकी मजबूत नींव ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। भारत की ग्रोथ रेट पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा और अंबानी के कंगाल होने का भारत को कोई फायदा नहीं मिलेगा। इससे तो सही ये है कि देश दुनिया के अमीर लोग अमीर हो रहे हैं, क्योंकि एक फ्लो में जरा से भी डिस्ट्रप्शंस करने से इकोनॉमी में बहुत कुछ बदल जाता है और इसका कोई बेनिफिट आम आदमी को नहीं मिलता। अमीर के अमीर रहने पर भी वो एक मिडिल क्लास लाइफ ही सस्टेन कर पाता है और अमीर के गरीब होने पर भी वो एक आम इंसान रहता है। कुछ बदलता है तो वो है देश की इकोनॉमी, जो रिचेस्ट लीडर के डिसीजन से ब्लूम भी करती है और बर्बादी के कगार पर पहुंच जाती है। अब ये काफी हद तक पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ भारत जैसे देश में मिलने वाले वेल्थ बेहद ही लेस है। वहीं साइप्रस और स्वीडन 2 ऐसे देश हैं जहां अगर अमीरों की दौलत बांटी जाए तो कई लोग अमीर बन सकते हैं। कुल मिलाकर दोष अंबानी की इनकम का नहीं, हमारी पॉपुलेशन का है, जो इतनी ज्यादा है कि अंबानी की इनकम भी पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं कम पड़ सकती है। वरना अकेले अंबानी की वेल्थ की बात की जाए तो इस बिजनेस मैग्नेट के पास वो सब कुछ है जिसके बिना पर वो कई शहर बना और बिगाड़ सकते हैं। साधारण पहनावा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और डाउन टू अर्थ एटीट्यूड लिए ये दिखते आम है, पर इनके सामने सलमान और शाहरुख जैसे बड़े चमकते सितारे भी आगे पीछे घूमते नजर आते हैं। अब हाल ही में अनंत अंबानी के प्री वेडिंग इवेंट्स में भी इसकी झलक तो आपने देखी होगी कि कैसे पानी की तरह इन्होंने पैसा बहाया है। बात चाहे करोड़ों के डिजाइनर ड्रेस पहनने की हो या फिर सेलिब्रिटीज को पैसा देकर नचवाने की, इन्होंने वेल्थ शो ऑफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। और कमाल की बात तो ये है कि इस पूरी शादी में करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और ये पूरी रकम मुकेश अंबानी की नेटवर्थ का सिर्फ 0.1% ही है। भाई मानना पड़ेगा कि पैसे में कोई कमी नहीं है, बल्कि जो कमी है वो है पॉपुलेशन कंट्रोल की, क्योंकि इसी से देश और रिसोर्सेज पर पड़ने वाला असली बर्डन सुधर सकता है। अगर ऐसा ही रहा तो अंबानी, अडानी जैसे पावरफुल लोगों के हाथ में ही पावर होगी और ये डिसाइड करेंगे कि इकोनॉमी को किस तरह मैनिपुलेट करना है। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलना और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। जी जनाब, बहुत ज़्यादा हर जगह चर्चे चल रहे हैं। अंबानी, अनंत अंबानी क्या नाम है, उनकी शादी के चर्चे चल रहे हैं, अंबानी के बेटे की। तो हर शख्स के जहन में, हर शख्स के अंदर एक ना कहीं इमोशनल टच होता है कि यार ये पैसा गरीबों में बांट दे, यार ये लोगों को दे दे, लोग अमीर हो जाएं, लोगों का भला करे, इतना उड़ा रहा है, इतना कुछ लोगों को मतलब बिला वजह फजूल खर्ची कर रहे हैं। हाँ। एक हर शख्स के जहन में ख्याल आता है। तो मैं तो सबसे पहले इस चीज़ की बड़ी तारीफ़ करूँगा कि ये जो लोग हैं या यूट्यूबर हैं,
ये किस तरीके से सवाल उठा के उस पर पूरी वीडियो बना लेते हैं कि यार एक सोच है छोटी सी कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कि ये पैसा गरीबों में बांट देंगे, क्या उसकी कैलकुलेशन की उन्होंने, क्या क्या एक एक बंदे को क्या आएगा, उस पर इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब एक तो मतलब इनका चॉइस ऑफ वीडियो टॉपिक, किस टॉपिक पे वीडियो बनाए, और आजकल वैसे ही चल रहा है। और ये अक्सर हर तीसरे शख्स के जहन में ज़रूर ये ख्याल होगा कि अगर ये गरीबों में बांट दें, अगर ये गरीबों में बांट दें तो गरीब भी तो देखें, सारे गरीबी हैं, इतनी आवाम है, किस बांटेगा किस किस को, यही वो सारी नहीं, जैसे कैलकुलेशन के हिसाब से बताया जा रहा है कि काउंटिंग के हिसाब से कि अगर 1-1.5 करोड़ लोगों में इनका पैसा बटे तो ज़्यादा 7,000 रुपये आ रहे हैं। तो ये है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि बड़े बेहतरीन तरीके से टॉपिक ढूंढते हैं, टॉपिक निकालते हैं जो माशरे में चल रहा है, जो आजकल लोगों के जहनों में सवाल आ रहा होगा, बड़ी बेहतरीन तरीके से ब्रीफ किया और हमारे भी दिमाग की बत्ती खोल दी कि यार अगर ये बांट दे तो कितने बिजनेस, कितने लोगों के रोज़गारों में फ़र्क पड़ जाएगा। ना कि गरीबों में बांट देगा तो उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। तो आपको क्या लगा, आप अपनी बड़ी राय दें, कैसा लगा? नहीं, आप बताएं, फिर उसके बाद मैं तो अपने लंबा खींच जो है नहीं लंबा क्या, मैं असल में मतलब मुझे हर टॉपिक मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस जो मेरे सामने है और तमाम चीज़ों की ज़िंदगी में ये तमाम चीज़ें जैसे पता है, इसको मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा जो तुम्हारे भी जहन में आए कि ये बात सही है और इनके भी जहन में। तो लेकिन जो अपनी तरफ और से सुनती हूं कि इस तरह से आपको क्या लग रहा है, आप अपना बताएं, आपको क्या लगा? मैं तो देखें असल में हाँ, मेरा तो यही है कि मैंने वो जो देखा कि सही मानों में उन्होंने जो बात कही कि अगर ये पैसा तो उनके घर में रखा हुआ नहीं है ना, बिजनेस में ही लगा हुआ है। आप ये देखिए कि एक वहाँ से पैसा एक कंपनी में इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है, वहाँ से जब ये अपना पैसा वापस लेंगे तो उस कंपनी में 300 बंदे, सिर्फ वही 300 काम थोड़ी होंगे, उनके पीछे भी तो बैक पर भी तो जाए ना, उनके बैक पर 10 बंदा होगा, 5 बंदा होगा, घर होगा, माँ होगी, बाप होंगे, बच्चे होंगे, बीवी होगी, तो उन सबको कितना फर्क पड़ेगा। वो एक को अमीर करने के चक्कर में वो भी अमीर नहीं हो रहा। 7,000 रुपये कितने दिन खा लेगा? 7,000 रुपये की अहमियत है, चले हमारी नज़र में नहीं है कुछ भी 7,000 की अहमियत, इनकी नज़र में कितने दिन, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने खा लेगा इंडिया वाले। मगर हम तो 1 महीना भी नहीं खाएंगे, हम तो 15 दिन भी नहीं खा सकते। 7,000 रुपये हमारी तो इतनी वैल्यू ही नहीं है 7,000 की। 1,000 का नोट तो ऐसा जाता है जैसे 10 रुपये जाए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इतने लोगों को अगर हम यहाँ से अपना पैसा निकाल के वहाँ करेंगे तो फिर ये वाले गरीब हो जाएंगे, तो फिर वो वाले तो जब अमीर एक बंदे को फ़ायदा हो रहा है ना कि नहीं यार मेरा ये पैसा जो है मैं अगर ये निकालता हूँ तो इससे ये बंदा अमीर हो जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा कि ये अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा कर सकता है। भले 2 बच्चे ही उसको पढ़ा लिखा सकता है। 7,000 में क्या करेगा? तो फिर फ़ायदा ही नहीं है ना। तो यार इससे अच्छा अपनी मेहनत कर लो, इस माइंड को हटा दो, क्योंकि देखें ज़रा वो कहते हैं ना कि एक एक बूंद पानी टपकता है, उसी से बाल्टी या टब जो होता है वो भरता है, एकदम थोड़ी भर जाता है। तो आप इतनी मेहनत करें, थोड़े पैसे कमाएं, उसको मतलब सेव करें। जैसे 1,000 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 200 रुपये सेव कर लो, बाकी वो करो आगे के फ्यूचर के लिए। थोड़ा अपने लिए सोचो ना, अपने हाथ पैर में। हम थोड़ी है कि अल्लाह ताला ने हमें हाथ पैर दे दिए हैं तो अब हम गरीब हैं। वो कहते हैं ना कि यार बिना कपड़ों के पैदा तो हो गए मगर मरेंगे तो कफन के साथ ही। और गरीब होना जुर्म नहीं है, गरीब मरना है बहुत बड़ा, क्योंकि जब हमारे को हाथ पैर मिले तो हम उससे मेहनत करें। हम दूसरों के आश्रय पे क्यों बैठे हैं? जब अंबानी बिजनेस करके बहुत कुछ करके यहाँ तक बिल्कुल, उन्होंने भी तो बिजनेस आधे नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल मेरी तो सोच ये है कि यार अपना पैसा कमाओ, किसी के ऊपर उम्मीद मत रखो, अपने हाथ पैरों में जान होनी चाहिए, अपने हाथ पैरों में ताकत होनी चाहिए। हाँ नहीं, मैं इस वीडियो से बहुत इम्प्रेस हुआ और उस इम्प्रेस होने की वजह ये है कि मेरे भी जहन में ये बात सवाल था कि भाई यार ये जो है जैसे ये इस शादी के अंदर अभी पहले भी वीडियो देखी तो जिस तरीके से पैसा उसको जिस तरह से जो है वो कर किया जा रहा है, तो मेरे भी माइंड में ये बात आई थी कि कितने लोग हैं। लेकिन ये पॉइंट बहुत वैलिड है। देखें, पहली बात तो ये है कि अंबानी है, हर कोई शख्स अंबानी नहीं बन सकता। तो इसको जो है अंबानी की अपनी जो क्वालिटी है उसने, मिसाल के तौर से, मुझे बैकग्राउंड के बारे में तो इनका नहीं पता, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इनका बैकग्राउंड पूरा, अब इनका बेटा तो है वो तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट होगा उसके सारे, लेकिन ये नहीं पता कि इनका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन इनके अंदर इतनी एबिलिटी ज़रूर थी कि उन्होंने एक को 1,000 बनाया, 1,000 को लाख बनाया, लाख, तो एबिलिटी की बात है। अच्छा, फिर ये कि जब ये पैसा एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट में हो गया, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ वगैरह बन गई, तो अब अगर इस पैसे को ख़त्म करके छोटे अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो इंडस्ट्रीज जिससे
लोग कितने कनेक्टेड लोग हैं जिनका रोज़गार चल रहा है, जिनका वो है, जिनकी एक इंटरनेशनल लेवल के, तो वो ख़त्म करके आप वो चीज़ तो नहीं बना सकते। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पाकिस्तान के हिसाब से मैं बताऊँ कि ये एक मैंने देखा और सुना है अपनी आँखों से, तो उसमें इसको कहते हैं सोशलिस्ट निज़ाम जो है वो इसको सरमायादारा निज़ाम कहते हैं, और ये कहते हैं कि ये सरमायादारा निज़ाम जो है गरीब के लिए जो है सही नहीं है। तो भुट्टो साहब हमारे जो थे, जुल्फ़कार अली भुट्टो, उन्होंने यही नारा लगा के पाकिस्तान में अपनी पॉलिटिकल पार्टी की थी कि ये जहाँ, अच्छा उस टाइम पे पाकिस्तान में जो है 20 ख़ानदानों का ज़िक्र होता था, और भुट्टो साहब अपनी तकरीर में करते थे वली का, दाऊद, ये जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका, लाखानी, ये वो तकरीबन 20 जो है वो ख़ानदान कहते थे, और वो ये कहते थे कि मैं ऐसा निज़ाम लाऊंगा कि जहाँ 20 ख़ानदान का बच्चा पढ़ता है वहाँ एक गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा। उन्होंने उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्रीज़ को जो है नेशनलाइज कर लिया, और नेशनलाइज का रिज़ल्ट जो है मैं अपनी जगह देख रहा हूँ कि वो जो नेशनलाइजेशन है वो आज तक पाकिस्तान भुगतता है, क्योंकि वो जो लोग थे जो ये चला रहे थे सिस्टम, उसका इन्होंने कोशिश करी, जो नए गवर्नमेंट इदारे बनाए वो सब जितने नीचे वाले थे वो करप्शन की नज़र हो गए, और वो लोग जो सरमायादार थे वो यहाँ से निकल लिए। अब लोगों में 22 ख़ानदान की जगह 22 लाख ख़ानदान हो गए अमीर, लेकिन गरीब को कुछ नहीं मिला। अगर वो 20 ख़ानदान का होता तो 20 से 40 हो जाते, लेकिन वो 40 कारोबार कर रहे होते और लोगों को रोज़गार मिल रहा। तो उस लिहाज से मुझे ये चीज़ बड़ी वीडियो पसंद आई कि ये हकीकत है कि जिसका जो इमेज बना हुआ है उसके पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने में जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि अब रहा ये कि उसके पास इतना पैसा है तो उसको हक है, क्योंकि ये उसने अपनी मेहनत से कमाया, अब वो उसको एंजॉय कर रहा, तो ये उसने किसी का कोई ऐसा कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। देखिए आप एक चीज़ और नोट करें कि अगर वो एंजॉय कर भी रहे हैं तो उससे भी रोजगार निकल रहा है। वो भी समझ लो इस वक्त खाना बनाने वाले हैं, टेंट लगाने वाले हैं, कपड़े सीने वाले हैं। अब 1 करोड़ का ड्रेस है, उस 1 करोड़ का ड्रेस को तो एक आम कारीगर नहीं बनाया होगा ना, 4 कारीगर लगे होंगे, फिर उसका धागा, फिर उसका कपड़ा, फिर वो जिस दुकान पे, जिस कारखाने में, फिर जिस गाड़ियों में आया, वो समझ लो इस शादी की वजह से कई इंडस्ट्रीज जो हैं वो उन्होंने पैसा कमाया होगा, और अब इंडस्ट्री ने कमाया, और अब इसके बाद इसकी वीडियो जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरी में उससे कितना पैसा कमा रहे होंगे कि जितना अगर उसको कैलकुलेट जमा करेंगे तो पता चलेगा कि इतने पैसे से 10 गुना ज़्यादा तो उन्होंने कमा लिया। और अब सबसे खुशी की बात है कि लोगों तक, घरों तक कुछ ना कुछ आटा, चावल, चीनी, रोटी तक गई। बिल्कुल सही बात है कि लोगों को बिजनेस मिला, लोगों को काम मिला, कई लोग मतलब इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये इंडस्ट्री में तो अलग जुड़े हुए हैं, इस शादी की वजह से हाँ, वो शादी की वजह से जो अगर उसका पूरा एक डेटा निकाल के देखा जाएगा तो पता चलेगा कि इतने पैसों से 10 गुना ज़्यादा इसमें कमाई आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं खुद हैरान हो गया था, कमेंट्स आए हम तो कह रहे थे शादी में ये लोग आए वो लोग आए, पता चला ये प्री वेडिंग है, अभी प्लानिंग है ये शादी की। अच्छा, शाहरुख, सलमान सब नाच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये अभी शादी की स्टार्टअप है। अच्छा होना क्या है आगे देखते जाओ। ये तो प्री वेडिंग बार बताया ना, प्री वेडिंग क्या मतलब? प्री वेडिंग यानी पहले इंतजाम, शादी से पहले के इंतजाम ये वो है। तो दोस्तों अज़ान शुरू हो गई है, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह।